के गौतम अपने YouTube चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत। ठीक है ना। बातचीत क्लास 12th का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो आपको पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 1 में आपको मिलेगा बातचीत, जो आपका चैप्टर है दिगंत भाग 2, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना। जो गद्य खंड का ये पहला चैप्टर है। ठीक है ना। तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे, जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा इसकी रचना की गई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं बातचीत, तो बातचीत जो है हर एक इंसान आपस में बातचीत करते हैं। उसी चीज़ को आज हम लोग बाल कृष्ण भट्ट जी जो अपने द्वारा इसकी रचना किए हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम आपको बता दें पहले कि जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, वो भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि हम हमेशा के भांति पहले हम लोग लेखक परिचय, लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक जो हैं बाल कृष्ण भट्ट वे कौन हैं, कहाँ से हैं, उनका बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम इनकी बातचीत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम जानेंगे इनका जन्म। तो लेखक का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का। ठीक है ना। उसके बाद इनका निधन की बात की जाए तो 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद इनकी माता पिता की बात की जाए तो इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है ना। इनके पिताजी एक व्यापारी थे। ठीक है ना। और इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन की रुचि और लालसा को जगाई थी। विशेष के लिए आप बुक पढ़िए, सारी चीज़ें आपको बुक में बताया गया है। ठीक है। इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो आज इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है। वहीं पे इनका निवास स्थान था। ठीक है ना। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है ना। ये बाल कृष्ण भट्ट है। एक नंबरिया में आपसे पूछा जाएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो आप बोलेंगे भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है ना। चलिए हम इनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, इनकी रचनाएं कौन कौन हैं, और उसके बाद इनकी जो उपनिवास हैं। चलिए रचना में सबसे पहले हम देखते हैं इनकी उपनिवास। ठीक है ना। तो इनकी उपनिवास जो हैं, तो उपनिवास में है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त वैरी, रसताल, यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव। ये इनकी उपनिवास हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट उपनिवास हैं। ठीक है ना। उसके बाद इनका नाटक भी है, पद्मावती, किरातर्जनीय, बेनी संहार, शिशुपाल, वध, नल, दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ। ठीक है ना। मेघनाथ वध, कट्टर, सूम की एक नकल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, एक रोगी और एक वैद, रेल का विकेट, खेल, बाल विवाह आदि इनकी नाटक हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने नाटक लिखी है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रहसन, इनकी प्रहसन के बारे में। तो जैसा काम वैसा परिमाण, नई रोशनी का विष, आचार विखंडन इत्यादि इनकी प्रहसन है। ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं इनके निबंध की, तो निबंध लगभग 1000 निबंध जो है इन्होंने लिखा है, जो भट्ट निबंधमाला का निबंध संग्रह है, ठीक है ना। तो हम लोग लेखक के इंट्रोडक्शन के बारे में जान गए कि लेखक कौन है, कहाँ से हैं, क्या है, क्योंकि आपको लेखक के इंट्रोडक्शन से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो 1 नंबर या लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जो है आपको बातचीत का निबंध, ठीक है ना। यानी बातचीत जो चैप्टर है, जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उसका सारांश हम लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग मुख्य चीज़ों को इसमें अटेंड किए हैं और मुख्य चीज़ों को हम लोग जानेंगे। आपको मैं बता दूं कि मेरे क्लास पढ़ने के बाद, मेरे वीडियो देखने के बाद आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी और आपको लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने का मौका नहीं लेना पड़ेगा। आपको सारी चीज़ें एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बातचीत, आप जान रहे हैं कि बातचीत का मतलब ही होता है आपस में बातचीत करना, ठीक है ना। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध जो है आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। यानी बातचीत निबंध जो है ये आधुनिक काल के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आप बालकृष्ण भट्ट के बारे में सारी चीज़ें जान गए हैं, जिन्होंने वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। लेखक जो है वाक्य शक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वाक शक्ति मानव की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य बोलता है। अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होता तो शायद ये सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। हम लोग बोल कर ही तो अपने भाव को, अपने अंदर दुख, पीड़ा, कलह को व्यक्त करते हैं। अगर मनुष्य बोलता नहीं, ठीक है ना, बोलता है, तो ये वाक शक्ति के कारण जो ईश्वर का एक अनोखा वरदान है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो न जाने इसे गूंगा सृष्टि का क्या होता। ये कहते हैं लेखक बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि अगर वाक शक्ति न होती तो पता ना इस सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। जो बोलने वाले लोग होते हैं उनको नाज नखरा, जैसे कि आप जानते हैं कि लोग एक बात को बोलता है तो सभी लोग का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग अपनी भाव से, कुछ लोग अपनी भावना से, कुछ लोग अपने तरीके से बात को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो उनको नाज नखरा करने का मौका नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं लेखक, वे कहते हैं कि जैसा आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने की ज़रूरत होती है। वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा तो आपकी कोई गुण ही परख नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आवश्यक है, इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप काफ़ी टेंशन में हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपने जो बातें हैं उनको शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो शायद आपको लगता है कि हमारा मन जो है हल्का हो गया। तो बातचीत करने से मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक है ना। इसी के आधार पे बेन जॉनसन साहब हैं जो कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति हैं, एक ज्ञाता हैं, जो कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूपों का साक्षात्कार नहीं होता है। आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपके गुणों का साक्षात्कार नहीं होगा, यानी आपके गुणों का पता नहीं चल पाएगा कि आप विद्वान हैं, महापुरुष हैं कि क्या हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला पैराग्राफ हम बात करते हैं। आगे वाला पैराग्राफ जो दिया गया है
लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं एडिसन साहब, ठीक है ना। तो एडिसन साहब का कहना है कि असल में अगर बातचीत आपको करना है, अगर आपको दिल से बात करना है, तो आप दो व्यक्तियों के बीच ही सच्ची बातचीत, अच्छा तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अर्थात जब दो लोग होते हैं तो अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं और अपनी बातों को कह पाते हैं। अगर वहाँ पे 2 से अधिक लोग हो जाएं, 2, 3, 4, 5 लोग हो जाएंगे, तो आप अपनी बातों को सही तरीक़ा से पेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि 3 आदमी अगर एक जगह हो तो 2 आदमी बात करता है, तीसरा तो आपकी बातों को सुनेगा, ठीक है ना। त्रिकोण बन जाता है जहाँ पे बात करने की मजा ही कुछ अलग हो जाती है। वहाँ पे लोग अपनी बातों को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो यहाँ पे ज्ञाता हैं एडिसन महोदय, जो कहते हैं कि असल में बातचीत 2 लोगों के बीच ही हो सकती है, ठीक है ना। तो 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी से जुड़ी नग जैसी होते हैं। 4 लोगों के बीच बातचीत को राम रमौल कहते हैं। जब 4 लोग 5 लोग एक साथ मिलकर के अगर बातचीत करते हैं तो उनके बातचीत को राम रमौल कहा जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इस चैप्टर ऐसे भी छोटा है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, अटेंड कर लिए हैं, ठीक है। चलिए, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का एक कला है, एक हुनर है। तो आपसे एक नंबरिया पूछा जाएगा कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने की एक कला है, तो यूरोप के लोगों में बातचीत का एक हुनर है, एक कला है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ये पाया जाता है, ठीक है ना। इससे प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। इसे सुखद गोष्ठी कहते हैं। यानी मान लीजिए कि कोई चीज़ सुनने को अगर आपको अच्छा लगता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग संगीत सुनते हैं, तो अगर हमको संगीत अच्छा नहीं लगता तो हम संगीत क्यों सुनते हैं ना। तो जिस प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, इसे हम सुखद गोष्ठी कहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अंत में जो है, अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का सही उत्तम तरीका यही है, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट साहब कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी है, हमें एक ऐसी शक्ति पैदा करनी है जिससे अपने आप बातचीत कर लें और अपनी बात को सही तरीक़ा से, सही ढंग से क्या कर सके, पेश कर सके। क्योंकि जब तक आप बोलिएगा नहीं, तब तक आपका कोई चीज़ आपके बारे में, आप में क्या है, आप में कौन सी क्वालिटियाँ हैं, सो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो एक बातचीत में ये जो चैप्टर जो हम लोग था, सो हम लोग कंप्लीट कर लिए और सारी जो मुख्य चीज़ें हैं सो बता दिए हैं। अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बातचीत वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको काफ़ी दिलचस्प और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हाँ, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनको दिल से थैंक यू। जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, सो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि आपको प्रतिदिन एक नए अंदाज में, एक नए दिशा निर्देश के साथ आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट